सत्याग्रह के नाम पे सड़कों पे तोड़फोड़, प्रदर्शन, जाम करना, गाड़ियां जला देना, उत्पात मचाना और देश भर में प्रदर्शन। ये सत्याग्रह इसलिए हो रहा था कि सोनिया गांधी जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया था। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर के प्रतीकात्मक तरह से इसका विरोध कर रहे थे। नाम था सत्याग्रह, लेकिन ये कैसा सत्याग्रह है कि अगर एक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए किसी को बुलाया जा रहा है तो उसके बुलाने के विरोध में सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करना, गाड़ियों की तोड़फोड़ करना, रोड जैम करना, ये किस प्रकार का सत्याग्रह? गांधी जी ने तो इस सत्याग्रह की बात नहीं की थी, लेकिन आजकल ये हो रहा है। इससे पहले जब राहुल गांधी जी को बुलाया गया था ईडी के दफ्तर में, तब भी ऐसा ही हुआ था और काफ़ी ज़्यादा रकस हुआ था सड़कों पे। आज फिर वैसा ही नज़ारा मिला और शायद आगे जब दोबारा जाएंगी पूछताछ के लिए तो शायद फिर ऐसा ही आपको देखने को मिले। ये किस तरीके का चरित्र है राजनीति का, लोकतंत्र का, जहाँ पे नेताओं से अगर पूछताछ हो रही है तो इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इसी की दूसरी तरफ का एक पहलू ये भी है कि आरोप है कि सरकार ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है, वो उसको इस्तेमाल करती, वेपनाइज कर लिया है उसने ईडी को। इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए आज दिन भर के घटनाक्रम पे। कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन महंगाई या आम जनता के किसी मुद्दे को लेकर नहीं है, बल्कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में है। सोनिया गांधी दोपहर करीब 12 बजे ईडी के दफ्तर पहुंची। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन इसके विरोध में दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा किया। दिल्ली में कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी, जबकि गुवाहाटी में कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। बंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार में आग लगा दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। पिट्ठू ईडी के पीछे छुपकर कायर मोदी सरकार सच पर वार कर रही है। सोनिया जी सच की लड़ाई लड़ रही हैं। सत्य ना कभी परेशान हुआ है ना पराजित। हम ये ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। हम ये लड़ाई जीतेंगे और बुलंदी से सामना करेंगे। सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, उसके विरोध में हम नॉन वायलेंट तरीके से, गांधीयन तरीके से विरोध करते हैं। वो हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार को छीना जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है और इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष को, उसकी आवाज को कुचलने का काम हो रहा है। सोनिया से ईडी की पूछताछ का असर संसद के अंदर भी दिखा। कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा के अंदर जमकर बवाल काटा और पोस्टर लहराए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। This kind of heinous act being played by the BJP party should be protested. Now the entire ED has been translated by the BJP party into a group of idiots. They only know when and how to dance to the tune of the ruling dispensation. ये तो पूरे देश में हो रहा है। सरकारें गिराने का काम ही कर रही है। जिस रूप में ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, वो तो जग जाहिर है, कोई नई बात तो है नहीं। इधर बीजेपी कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को कानून के खिलाफ बता रही है। अगर गांधी परिवार बेदाग है तो अब बेहाल क्यों? अगर गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों? आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो, उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है। तो क्या गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बने? कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में है। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही मामला है। पिछले महीने ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी। उस वक्त भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा किया था। नेशनल हेराल्ड केस में फिलहाल सोनिया और राहुल गांधी जमानत पर हैं। नवंबर 2012 में सुब्रमण्यन स्वामी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका देकर नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी समेत 5 लोगों पर पैसों की हेराफेरी के आरोप लगाए थे। सवाल ये है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी फंस गए हैं?
क्या कोई राजनीतिक दल किसी कंपनी को लोन दे सकता है? अगर इन सवालों के सही जवाब गांधी परिवार के पास नहीं है तो क्या ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन सही है, या पार्टी के इन आरोपों में कोई दम है कि ईडी को विरोधियों की आवाज बंद करने के लिए लगा दिया गया है? तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। अतुल लोंढे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो। राकेश त्रिपाठी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और दो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, प्रदीप सिंह जी हैं और साथ ही विनोद शर्मा जी, राजनीतिक संपादक हिंदुस्तान टाइम्स के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, बहुत सीधा सा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा। पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसके लिए इतना प्रदर्शन, धरना, गाड़ी फूंक देना, सड़क जाम कर देना, ये जरूरी है? ऐसा है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है और वो किया है। किसी ने अगर ऐसा किया होगा तो, किसी ने अगर हिंसा करने की प्रयास भी किया होगा, कोशिश भी किया होगा, तो कांग्रेस पार्टी उस चीज़ को एंडोर्स नहीं करती। वैष्णव जन तो ये सारे भजन जो उसके तरफ से चल रहे थे। लेकिन मैं केस थोड़ा समझा दूं। जिस तरह से बीजेपी झूठ बोलती है, आईने में खुद को देखकर भी झूठ बोलने का हुनर उन्होंने हासिल किया है, इसलिए थोड़ा केस बता दूं, सुन लीजिएगा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने बर्ड आई व्यू से देखा है, जब आप चार्जेस फ्रेम करोगे तब देखा जाएगा, इसमें कोई केस नहीं है। 1 मई 2015 को हिमांशु कुमार जो है जॉइंट डायरेक्टर ईडी, उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी को खत लिख के कहा है इसमें पीएमएलए का कोई केस बनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपंज कर दिया। खुद जॉइंट डायरेक्टर ने कहा ये बंद होता है। 7 दिसंबर 2015 को हाईकोर्ट में भी ये कहा गया। तो यह सारा एक्सपंज होने के बाद ट्रायल कोर्ट में आप जाइए, ये कहा है, आईटीएटी में जाने के लिए कहा है। तो उसके बाद 8 साल के बाद ये केस निकालना, इसका यानी आप समझिए कि ये कोर्ट के निर्देश पे नहीं हो रहा है, ये मोदी जी के और भाजपा के निर्देश पे हो रहा है और इसका इस्तेमाल हो रहा है। अभी आप बोलोगे कि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो संवैधानिक संस्थाएं जब बीजेपी से कोई बीजेपी में चला जाता है, कांग्रेस से या कोई विपक्ष दल से, तो वो पाक साफ धुल के एकदम निरमा वॉशिंग पाउडर से धुल के साफ हो जाता है, उसके ऊपर की सारी इंक्वायरी खत्म हो जाती है। आप कहोगे मैं 50 उदाहरण आपको दे दूंगा। तो ये इस्तेमाल जो होता है वो क्यों होता है वो भी समझ लीजिए। एक तो विपक्ष को खत्म करना है। पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, वो तो हो नहीं पाया, अंग्रेज नहीं कर पाए, ये क्या कर पाएंगे। अभी उनको विपक्ष मुक्त भारत करना है, क्योंकि कोई भी इशू आता है। आज भारत के जो हाल है, आर्थिक हाल जो है, वो ये है कि 3 साल पहले जहां श्रीलंका था वहां पर हम आज है। हमारा डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो 90% तक पहुंच चुका है, 7% के ऊपर हमारी महंगाई है, जो कौशिक बासु के हिसाब से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में अगर ज़्यादा महंगाई है और हमारे यहाँ कम है तो यहाँ से डॉलर का पलायन क्यों हो रहा, वो उनका ऑब्जेक्शन है। 7.88% जो है वो बेरोजगारी है। सर आगे निकल गए। अतुल जी थोड़ा वापस आइए। अतुल जी थोड़ा केस पे वापस आइए। नहीं, इस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे, आपकी बात सही है, लेकिन पहले मूल विषय पे वापस आते हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब सरकार के इशारे पे किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट से बड़ी थोड़ी सरकार होती। कोर्ट जो निर्णय देगा उसमें तो आपको संदेह नहीं है? मैंने आपको बताया, फिर भी आप मुझे वही सवाल पूछ रहे हैं, मैं फिर बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपंज किया है वो, और खुद जॉइंट डायरेक्टर हिमांशु कुमार, मैं नाम के साथ बता रहा हूँ, 1 मई 2015 उनका ऑर्डर निकालो। उन्होंने रेवेन्यू तो दोबारा अगर ये लेटर लिखा है, इसमें पीएमएलए का कोई केस बनता नहीं है। दोबारा अगर ये पूछताछ कर रहे हैं तो फिर मुकी खाएंगे आपके हिसाब से? प्रॉब्लम क्या है इसमें? खा रहे खाएंगे ना, फिर खाएंगे तो फिर इसमें आज देखो, आज फिर झूठ, फिर इसमें इतना सड़कों पर उतर के एकदम धरना प्रदर्शन, इसका क्या मतलब है? अगर आपका केस इतना मजबूत है अतुल जी, तो फिर क्या चिंता किस बात की है? क्या? अरे भाई, आज वो विपक्ष को तकलीफ दे रहे, कल किसी आम आदमी को उठा लेंगे, पत्रकारों को भी तकलीफ दे रहे, कल नीरज को उठा के ले जाएंगे। इसी चीज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अगर नीरज ने कोई गलत काम नहीं किया है, ये बात को नीरज आप समझिए। मैं समझ गया अतुल जी, मैं कह रहा हूं अगर नीरज ने कोई गलत काम नहीं किया है या अतुल जी ने कोई गलत काम नहीं किया, आप अच्छे नेता, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपको किस बात का डर? कोई ईडी कुछ थोड़ी कर सकती है अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो। बताता हूं मैं आपको, 2G 3G में इन्होंने बहुत आरोप किए थे और कहा था कि इसमें 1,76,000 करोड़ का घपला हुआ है। ये विनोद राय ने माफी मांगी थी और कोर्ट में जज ने कहा मैं यहां 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का एक चिट्ठा भी नहीं लाया। और बताओ कितनी केसेस बताना है आपको? नहीं, अच्छा सारा हो रहा है, जुबेर को क्यों पकड़ा?
क्यों वो सच्चाई सामने लाता है इसलिए जुबेर को पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट की कल फिर से मुंह खानी पड़ी इनको। अरे जमानत तो ये नहीं है लोकतंत्र को खत्म करने की सुनिए, कोशिश कर अरे रहे हैं। अतुल जी सुनिए ये ना। दहशतवादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं ये। अतुल ये तो तानाशाही है, ये हिटलर के भाई लोग हैं, ये भाई भतीजे हैं। आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, आतंकवादी हिटलर। मैं ये कह रहा हूं कि क्या अब आप, चूंकि आप बहुत जानकार व्यक्ति लग रहे हैं मुझे। गोडसे कौन था? अरे सुनिए ना सर, गोडसे कौन था, वीर सावरकर कौन थे, गोडसे का नाम लेते हैं, गोडसे का अभिनंदन करते हैं संसद में। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो जवाब दीजिए। आप जानकार व्यक्ति हैं कि अरे सुनिए ना, केस की जानकारी आपको, तो मुझे ये बताइए किसी राजनीतिक दल को किसी को लोन देने का कानून है क्या? मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। अच्छा नीरज जी, हाँ, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसके तहत पार्टियां रेगुलेट होती है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी कहीं कहा नहीं गया है कि किसी को लोन नहीं दे सकते। हाँ, एक बात जरूर है, डेब्ट टू इक्विटी शेयर कोई पॉलिटिकल पार्टी ओन नहीं कर सकती। इसीलिए यंग इंडिया नाम की कंपनी, जो पुराना कंपनी एक्ट का सेक्शन 8 था और अमेंडेड कंपनी एक्ट का सेक्शन 25 है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें से किसी को ना तो तनख्वाह मिल सकती है, किसी को ना तो डिविडेंड मिल सकता है, किसी को ना तो प्रॉफिट हो सकता है। आपने सही पॉइंट पकड़ लिया। अभी बात सुनिए, अभी पूरी केस सुन लीजिए। नहीं, केस मारो मालूम है, तो छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूँ क्योंकि अपनी जानकारी बढ़ा लूं मैं। आपने सही केस पकड़ लिया। पार्टी को लोन माफ करने का अधिकार है क्या? हाँ, पार्टी को लोन माफ करने का भी अधिकार है। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आवाज? मेरे भाई नीरज भाई आप सीएनबीसी आवाज के, मैं इसीलिए तो जानकारी बढ़ा रहा हूँ आपसे। आप जो कि इतना स्टडी नहीं, अरे मेरा नाम छोड़िए सर, आप तो इतना जानकारी लेके आए, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। नीरज भाई मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। नीरज भाई, डेब्ट टू इक्विटी लोन का होना बहुत आम बात है। अगर आप डेब्ट टू इक्विटी होना अगर क्राइम कहते हो तो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। 4-5 लाख लोग तो आज ही जेल में चले जाएंगे। ना, डेब्ट टू इक्विटी कन्वर्ट करना अपराध बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, ये कहाँ अपराध है? बट डेट टू इक्विटी को कन्वर्ट करने के प्रोसेस में उसको वेव ऑफ करना और उस पर कैपिटल गेन्स और उसको ट्रांसफर करने में प्रोसेस में दिक्कत हो जाती है। भाई इतनी सी बात है, वही मैं आपसे पूछ रहा था। अब रुकिए सर, अब दूसरे मेहमान के पास चलते हैं। नहीं नीरज भाई, अरे सर अब थोड़ा मेहमान, आपको इतना, हमने आपको सबसे पहले इतना समय दिया। त्रिपाठी जी, आपके ऊपर आरोप है कि आप लोग ईडी का इस्तेमाल करते हैं विपक्ष को खत्म करने के लिए, परेशान करने के लिए। क्यों करते हैं ऐसा आप लोग? देखिए नीरज जी, आपकी डिबेट बहुत संजीदा होती है और संजीदा डिबेट में जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, पहले तो मैं इस पर आपत्ति व्यक्त करता हूं कि हिटलर और आतंकवादी जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अपनी कठोरता से आपत्ति दर्ज कराता हूं। दूसरा, मैं याद दिलाऊंगा 12 वर्ष पूर्व यही महीना था जुलाई का, और 25 जुलाई को जब अमित शाह जी को तत्कालीन उस समय सीबीआई ने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया था। 2 महीने तक जेल रहे थे, जेल से जमानत छूट करके आए। उसके बाद उनको महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से बाहर रखने का भी आदेश किया गया था। मैं याद दिला रहा हूं उस घटनाक्रम की जब नरेंद्र मोदी जी से नवरात्रि के व्रत के दिनों में पूछताछ की गई और रात को 2-2 बजे तक पूछताछ की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री होने के बावजूद अकेले अपनी गाड़ी से सीधे अकेले गए थे, एसआईटी का सम्मान करते हुए सीढ़ियां चढ़ करके गए और जितने तरह के सवाल पूछे गए हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। किसी सवाल के जवाब में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का देशव्यापी सम्मेलन बुलाने का काम नहीं किया था। जिस तरह का आज आयोजन, इसको मैं कहता हूं उत्सव बनाने का काम, एक आपराधिक घटना में जहां पर उनको समन किया जा रहा है, जहां पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उसको एक राजनीतिक उत्सव में बदलने का काम कांग्रेस पार्टी जिस तरह की कर रही है, ये संस्कृति ठीक नहीं है। ये संस्कृति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मेरी आपत्ति है आपराधिक घटना कहने के लिए। नीरज जी, मेरी आपत्ति है। जो आपने उनको जब हिटलर और आतंकवादी का, आप अगर शब्दों की बात करते हैं तो अपराधिक घटना कहना क्या? मैं पढ़ के सुना देता हूं। मैं पढ़ के सुना। अरे मैं सुन लीजिए, सुनिए। अतुल जी प्लीज अपनी बारी में आप भी उनको क्या क्या सुना रहे थे? अपने बारी में बोलिएगा। आपने भी उनको क्या क्या सुना? हाँ, अपनी बारी में आप उनको काउंटर कर दीजिएगा, आपत्ति जताइएगा। तुम्हें वाली डिबेट जी, काउंटर करने की बात मैंने चुपचाप सुना था ना। मैं अतुल जी शांत हो जाइए। आपने भी उनको जो शब्द सुना है, मैंने आपत्ति की थी। अब आप सुन लीजिए, बारी है तो काउंटर करिएगा। मैं सुना दे रहा हूँ। गोमती मनोचा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला हाउस कोर्ट, वो कहते हैं अपने ऑर्डर में, ऐसा नजर आता है एसोसिएटेड जर्नल्स की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का कंट्रोल हासिल करने के मकसद से यंग इंडियन बनाई गई। ऐसा लगता है पब्लिक मनी को पर्सनल मनी बनाने के लिए यह प्रयास किया गया है। पब्लिक मनी को पर्सनल मनी बनाना अपराध नहीं होता है तो क्या होता है? और अपराध में कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, इसीलिए तो ये जांच हो रही है ना। और जांच से आज आपको क्यों महसूस हो रही है? कुछ गलत नहीं किया है तो घबरा क्यों रहे हैं?
क्यों डर रहे हैं? क्यों पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को आप बुला करके अलग अलग स्थानों पर, कहीं पर स्कूटी फूंक रहे हैं, कहीं पर गाड़ी फूंक रहे हैं और कहते हैं कि हम इसके साथ खड़े रहेंगे? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करते हुए आगजनी करने का काम किया है, पुलिस के साथ झड़प करने का काम किया है, और उसके बावजूद बेशर्मी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के डिफेंड करने का काम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये कांग्रेसियों ने नहीं किया है। आप भूमिका तय करिए कि कांग्रेस के प्रदर्शन में कौन लोग ऐसे शामिल थे जिन लोगों ने आज हिंसक घटनाएं करने का प्रयास किया है और ये किस प्रकार का उदाहरण सेट करने का काम कर रहे हैं? क्या आप जांच के दायरे से परे हैं? क्या देश के कानून आप पर लागू नहीं होते हैं? क्या नेहरू गांधी खानदान पर देश के कानून नहीं लागू होंगे? कोर्ट के आदेश नहीं लागू होंगे? जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई नहीं करेंगी? ये किस प्रकार की आप लेकर के सामने आ रहे हैं? मैं मानता हूं कि अब रुकिए ना, एक बार जवाब ले लें अब्दुल का, फिर आपके पास आता हूं। और ईडी जो भी जांच करेगी, गलत जांच करेगी तो सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ेगी। यही बात तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कही थी। एसआईटी जब जांच कर रही थी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने यही तर्क किया था कि कोई भी गलत होंगे तो डांट पड़ेगी, डांट नहीं खाना चाहिए। राकेश जी रुकिए, अगर वो गलत जांच करेंगे तो डांट खाएंगे। राकेश जी रुकिए ना। हाँ अतुल जी जवाब दे लीजिए आप। ऐसा है कि आपराधिक घटना कहने का इन्हें अधिकार नहीं है। ही इज नॉट अ जज एंड ही हैज नो राइट टू पास एनी जजमेंट। अभी मैं आप जजमेंट पढ़ के बताता हूं, आपने पढ़ के बताया ना, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का पढ़ के बताता हूं। विदाउट कास्टिंग एनी रिफ्लेक्शन ऑन द मेरिट्स ऑफ दिस केस, बर्ड आई व्यू बताया था उन्होंने, बर्ड आई व्यू से केस देखा नहीं गया। एंड वाइल लिविंग द लार्जर क्वेश्चन रेज्ड इन दिस पिटिशंस गिव ओपन टू बी कंसिडर्ड एट द चार्ज स्टेज, दिस पिटिशंस एंड द पेंडिंग एप्लीकेशंस आर डिसमिस्ड एंड अफोर नोटेड क्लैरिफिकेशन। अरे अतुल जी इसको हिंदी में बता दीजिए, हम लोग हिंदी में डिबेट कर रहे हैं सर। 2015 नहीं, ऐसा है कि जजमेंट इंग्लिश में था, इसमें अच्छा, इंग्लिश में बताया। इसमें सीधी बात कहा गया है कि मेरिट पे केस को जज नहीं किया गया है और मेरिट पे जज नहीं करने की वजह से सारे एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पर डिसमिस किए जाते हैं। ये 7 दिसंबर 2015 को कहा। मैंने फिर बताया था कि 1 मई 2015 को ज्वाइंट डायरेक्टर जो है हिमांशु कुमार जी, उन्होंने भी रेवेन्यू सेक्रेटरी, ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का बता रहे हैं ये क्या है? अभी मैं थोड़ा सा लेट मी मेक इट, मुझे थोड़ा इजी करने दीजिए नीरज जी, मुझे थोड़ा इजी करने दीजिए। देखिए, किसी को पैसा मिला नहीं मिला, किसी को कोई बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में होल्ड करने की जरूरत क्या है? एजेएल जो है वो नेहरू जी ने स्थापित की हुई कंपनी है, उन एजेएल पहले से उनके पास है तो उनके पास है। अब ये नेहरू गांधी खानदान की बात करते हैं। नेहरू गांधी खानदान ने स्वतंत्रता के संग्राम में भी बलिदान दिए थे, उसके बाद भी बलिदान दिए थे। आपके बदनाम करने से कुछ होने वाला नहीं है। अंग्रेजों की मुखबिर करने वालों को बोलने की हिम्मत नहीं है। गोडसे का जो गुणगान होता है संसद में, उससे कुछ बोला नहीं जाता, इससे हमारी आपत्ति है। दूसरी बात इन्होंने आप बोलने नहीं देते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप क्योंकि उनके सवाल का जवाब हुआ नहीं। उन्होंने पहले इस विषय पे आप पता नहीं कहां संसद गोट से पहुंचा, इस विषय को पहले मैं समझ लेना चाहता हूं जिससे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा समझ में आए कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है क्या। नहीं समझ पाते लोग, आप खुद ही देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड, आप उसको समझाने की कोशिश करें। फिर भी मैं एक सिंपल सी चीज़ ये समझना चाहता हूँ आपसे कि जैसे मान लीजिए एजेएल का वो इतना लोन हो गया था 80 करोड़, जो उनकी कर्मचारियों की सैलरी वगैरह नहीं मिल पा रही थी, तो उसको वहीं पे माफ कर देते, जो पैसा दान दे देते। ये यंग इंडियन क्यों बनाई? मुझे एक बात बताइए, ऐसा कर्जा माफ होता है क्या? तो कंपनी बना के माफ होता है क्या? ये जो है कर्जा माफ करने का अधिकार आरबीआई को है। किसी मैंने आपको कर्जा दे दिया, माफ होता है क्या? सस्पेंस में एंट्री जाती है, फिर इनकम टैक्स पूछता है, उसको डेब्ट टू इक्विटी करना पड़ता है। डेब्ट टू इक्विटी करने के बाद यंग इंडिया क्यों बनाई, ये मैं पूछ रहा हूँ। जिसमें किसी को यंग इंडिया क्यों बनाई, मैं यही पूछ रहा हूं। क्योंकि वो कर्जा, सुनिए मेरी बात, हमें हेराल्ड चालू रखना था, क्योंकि हेराल्ड ने जो भूमिका निभाई थी उस भूमिका हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस की भूमिका सामने लेके जाता है, इसलिए उसको जिंदा रखना था। अब वो पैसा जो है लोन वापस नहीं कर सकती थी, उसको डेब्ट टू इक्विटी करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था एक्सपर्ट्स के अनुसार। तो उन्होंने जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो इक्विटी ले नहीं सकती, वो डेब्ट इक्विटी कर नहीं सकता, इसलिए फिर यंग इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। अब यंग इंडिया के जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें इक्विटी किसकी लगी थी? किसी को यंग इंडिया में जो फॉर्मेशन की इक्विटी किसी की बनी? यंग इंडिया फॉर्मेशन कैसे हुआ था? उसकी इक्विटी स्ट्रक्चर क्या गया था? सुनिए मेरी बात, मेरी इक्विटी स्ट्रक्चर उसका यह है कि 99% जो शेयर क्रिएट किया गया, डेब्ट टू इक्विटी जो की गई 90 करोड़ की, वो डेब्ट टू इक्विटी शेयर्स किया गया है। लेकिन शेयर्स, ये शेयर्स ऐसे शेयर्स है जिसमें एजेएल की कंपनी का कोई भी प्रॉपर्टी दो जो है ट्रस्ट भी बनाए गए। सुनो मेरी बात, 2 ट्रस्ट भी बनाए गए जिसके जरिए भी शेयर एक्वायर किए गए। वो क्यों बनाए गए?
नहीं, ऐसा है कि डेट टू इक्विटी शेयर अगर बनाए गए हैं और जिसमें कोई नॉट प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें किसी को ना तो कोई सैलरी, अरे सर ये बात मैं समझ गया हूँ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद एक यंग इंडिया बनी, उसमें 1 करोड़ का लोन आया कहीं से, फिर वो बनी, फिर उसके बाद 2 ट्रस्ट बने, उसके जरिए भी शेयर एक्वायर किए गए, सब कुछ मिला के सारे शेयर एक्वायर कर लिए गए एक परिवार द्वारा। मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ, तो ये इतना घुमाना क्यों पड़ा? अरे उसमें एक परिवार कहाँ है, उसमें काफी सारे लोग हैं। तुम आप उसी परिवार की संपत्ति है, कोई राष्ट्र की संपत्ति नहीं थी। नहीं, यंग इंडिया की होल्डिंग किसके पास है? सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप यंग इंडिया की होल्डिंग किसके पास है बताइए? ट्रस्ट के पास होल्डिंग है। कौन है यंग इंडिया के ट्रस्ट? देखो आप घुमाइए मत। और मैं कहाँ घुमा रहा हूँ सर, आप तो सीधा सीधा समझा नहीं रहे मुझे। मेजर होल्डिंग है एजेएल। नहीं नीरज जी, आप बात करने नहीं दे रहे ना, आप बात करने नहीं दे रहे। ट्रस्ट में मेजर होल्डिंग किसी के पास भी रही, सुनिए मेरी बात सुनिए नीरज जी, मेरी बात सुनिए। ट्रस्ट है, ट्रस्ट में मेजर होल्डिंग माना कि किसी के पास भी हो, माना कि किसी, कौन है वो? उस ट्रस्ट का ना तो किसी को कोई बेनिफिट हो सकता। मेरी बात सुनिए नीरज जी, मेरी बात सुनिए। हाँ, सुन लिया मैंने मेरी बात। अगर आपको सुनना नहीं है तो फिर आपको जो कहना है, मैंने सुन लिया मालूम है बात। मैं जो ये बात कह रहा हूं वो बात समझ। एजेएल की प्रॉपर्टी कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकती, किसी को उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं किसी को प्रॉफिट नहीं मिल सकता। अतुल जी मैं उस पे क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूं, डिविडेंड नहीं मिल सकता। अतुल जी मैं उस पे क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कब कर रहा हूं सवाल। अरे इसका जवाब मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे। वेयर इज द मनी लॉन्ड्रिंग? अतुल जी आप मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे। मुझे मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का है, एक बार भी मैंने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी बेच के कौन फायदा कमा रहा है, कौन, या उसका क्या, मैंने एक बार भी पूछा आपसे। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि यंग इंडिया क्यों बनाई गई, 2 ट्रस्ट क्यों बनाए गए, उसका इक्विटी स्ट्रक्चर क्यों है, और उसके ट्रस्टी कौन है? बार-बार बता रहा हूं। नहीं बता रहे ना आपको, बार-बार कौन लोग हैं जो सब होल्ड कर रहे हैं? मेरा एक सवाल बताइए, मेरे सवाल का जवाब बताइए। अरे मैं क्यों बताऊं, जवाब देने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टी डेट टू इक्विटी कर सकती है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि वो घुमाया क्यों गया? तो मैंने आपको बताया नीरज जी, मैंने आपको बताया नीरज जी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इक्विटी या शेयर्स ले नहीं सकती, इसलिए यंग इंडिया का फॉर्मेशन किया। फिर भी आप मुझे वही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं तो यंग इंडिया, आपको कहना क्या है? सवाल का जवाब देने के बाद भी आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए आप सवाल पूछ रहे हैं क्या? नहीं मेरा काम सवाल का जवाब दे रहे हैं। आज तो बीडीबी झूठ बोलती है, जबकि सोनिया जी ने कहा मैं 8 बजे तक बैठने को तैयार हूं। उन्होंने नहीं हमारे पास कोई सवाल नहीं है। सोनिया जी बाहर आई, बाहर आने के बाद वो क्या कहते हैं? नहीं ये खबर तो पता नहीं कहां से उड़ा दी गई, हमने उनको छोड़ दिया, जबकि निवेदन गया है। आपको और भी सवाल पूछने हैं तो हम वापस से हम आने को तैयार है। तो सवाल नहीं है आपके पास, आपको बेवजह लाके बिठाना है। तो फिर किस बात का डर है सर? बता रहा हूं कि फिर किस बात का डर है? इक्विटी कर नहीं सकती, फिर किस बात का डर है? इंडिया कंपनी तैयार की है। अतुल जी बार-बार वही सवाल पूछ रहे हैं मुझे, बार-बार ये सवाल पूछा जाएगा सर, ये बार-बार सवाल पूछा जाएगा। हमारा काम है सवाल पूछना। आप उनको पूछो। हमारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपंज करने के बाद, ईडी का जॉइंट डायरेक्टर ने देने के बाद, अतुल जी आप शांत हो जाइए, बहुत देर से। फिर भी देखिए अभी 19 मिनट हो गए हैं, पूछो ना मोदी को। 19 मिनट हो गए, सिर्फ आपसे ही बात हुई। अब आप थोड़ा सुनिए, आप योग्य वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप थोड़ा सुनिए। आप त्रिपाठी जी, अब ये इस पचड़े में तो बहुत मुश्किल है, या कोर्ट को तय करने दीजिए। आप मुझे ये बताइए, जो आरोप बार बार ये लगाते हैं अतुल जी कि आप लोग ईडी का बेजा इस्तेमाल करते हैं परेशान करने के लिए, इस पर क्या आप कहेंगे? नीरज, मैं इतनी बात केवल कहूंगा कि अगर जांच एजेंसी भेजा इस्तेमाल कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। ये गए थे ना सुप्रीम कोर्ट के सामने कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए। रोक लगाई क्या सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कार्रवाई जारी रखिए। ये पटियाला हाउस कोर्ट से बेल पर बाहर है इस समय, लेकिन इन तथ्य को बताएंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की रोक लगाने से मना किया, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मना किया, ना ईडी को मना किया। जो भी जांच एजेंसियां हैं, जो भी अलग अलग एजेंसियां हैं, वो अपनी कार्रवाई को जारी रखें और सांच को आंच नहीं होनी चाहिए। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं, अगर आपने गलत नहीं किया है तो पूछताछ से डर क्यों रहे, पूछताछ से घबरा क्यों रहे? और अगर आपने गलत नहीं किया है तो जबरदस्ती आपको दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। देश की न्यायपालिका में आपको भरोसा करना चाहिए। हमारा भरोसा है। हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाए हैं आपने, उनको ट्रायल करने का काम किया, उनको जेल भेजने का काम किया, उनको जांच एजेंसियों से बार बार पूछने का काम किया। हम तो बिल्कुल तैयार रहे और हम हर जांच का सामना करके निष्कलंक होकर के सामने निकल करके आए। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी को भी देश की कानून व्यवस्था में, देश की न्यायिक व्यवस्था में, देश की जांच एजेंसियों में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए और जो भी तथ्य हैं, जो भी सच है, वो सामने निकल करके आएंगे। ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब से बचने के लिए जांच एजेंसी के सामने जाना नहीं चाहते और प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, नहीं अभी त्रिपाठी जी को जाम करने का काम कर रहे हैं। शांत हो जाइए। अब मैं विनोद जी और प्रदीप जी के पास जाऊंगा। विनोद जी, आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की थी जब राहुल गांधी जी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तब भी बिल्कुल सड़कों पे ऐसा ही नज़ारा था। इसको समेटते हुए मैं इस हिस्से का सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे
कि अगर मान लीजिए बुलाया गया है राजनीतिक कानूनी प्रक्रिया के तहत कि भाई पूछताछ करनी है, तो उस पर इतना प्रदर्शन और सत्याग्रह के नाम पे ये प्रदर्शन करना क्या ज़रूरी है? एक सवाल। दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये एकदम विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है इसलिए कांग्रेस इतना उद्वेलित है? देखिए, बात ये है, यह पॉलिटिकल सवाल है सर, पॉलिटिकल ही इन्वेस्टिगेशन भी पॉलिटिकल है और यह प्रोटेस्ट भी पॉलिटिकल है। इस बात को क्लियर कर दें अपने दिमाग में आप। उसका कारण क्या है? देखिए, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे कोई मैं आक्षेप नहीं लगाना चाहता, बावजूद इसके कि जितने सवाल आपने यहाँ पूछे, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे ऐसे ही सवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टर से भी हम पूछना चाहते हैं, लेकिन वो हमको मौका नहीं मिलेगा। जो अभी तक तहकीकात हुई है उसमें एक तो FIR रजिस्टर नहीं की, और कितना लंबा इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं ये। अरे भाई, इन्होंने अगर गलती की है, इन पे केस लगाओ और जेल में डालो। ये सब इतना लंबा प्रकरण क्यों चल रहा है? इतना लंबा प्रियम्बल क्यों चल रहा है? ये किताब क्यों नहीं शुरू हो रही? किताब से पहले प्रियम्बल होता है, उसके बाद किताब होती है। अरे किताब पढ़वाना शुरू करो ना भाई। प्रियम्बल तो सवाल ये है, हाँ देखिए इस बात को, सवाल ये है कि ये बहुत लंबा चला दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट जो कर रही है, क्या वो अपने मन से कर रही है या किसी के दिशा निर्देश पे कर रही है? ये सवाल पूरे देश में उठ रहे हैं। इसलिए उठ रहे हैं नवीन कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नजरें जो हैं सिर्फ विपक्ष के लोगों पे ही रहती हैं, और उसको लगता है कि जो सत्तारूढ़ दल है वहां पर सब साफ सुथरे हैं और उनके विपक्ष, उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं है और उनके कारनामे भी ऐसे नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा प्रकरण गुवाहाटी में चल रहा था, उसके बाद गोवा में आ गया वो प्रकरण, और उसके बाद महाराष्ट्र में आ गया, तो उस वक्त उनको कोई ऐसा नहीं लगा कि हमको यहाँ जाके पूछताछ करनी चाहिए। वहां बड़े आरोप लग रहे थे उस वक्त कि वहां पर खरीदो फरोख्त हो रही है। उस वक्त तो ईडी ने कभी नहीं वहां जाके कुछ पूछा। तो कारण क्या है कि ईडी की जो छवि है उसके बारे में सवाल उठ रहे हैं। ये हमारा स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है, और स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, स्टेट कोई सरकार नहीं होती, स्टेट जो है परमानेंट होती है, और वो इंस्टीट्यूशंस की मैं समझता हूं गरिमा जो है, जो भी वहां पर उनके अधिकारी हैं उनको बनाए रखनी चाहिए। अगर, और ये सब मैं कह रहा हूं इसके साथ साथ, कि अगर सोनिया गांधी और अगर राहुल गांधी के खिलाफ इनके पास कोई ठोस सबूत हैं तो केस कर दें। अभी तक क्यों नहीं किया भाई? केस को करें आप, और उसके बाद जो हम कह रहे हैं कि कोर्ट डिसाइड करेगी, तो कोर्ट डिसाइड करेगी। हम चाहते हैं कोर्ट जल्दी से जल्दी इस मामले को डिसाइड करे और हम इससे निजात पाएं। अब रही बात कि प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, देखिए प्रोटेस्ट जो है ना वो डेमोक्रेसी का जान है, उसकी आत्मा है, उसकी रूह है। आप ये कह सकते हैं कि आप इस तरह से प्रोटेस्ट मत कीजिए, उस तरह से प्रोटेस्ट मत कीजिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, और खासकर इसलिए नहीं कह सकते कि हमने नहीं की थी तो आप मत कीजिए। देखिए, जिस पार्टी की चर्चा हो रही है जो कह रही है कि हमने प्रोटेस्ट नहीं की थी, उस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का उल्लंघन करते हुए जो अयोध्या में किया था, हम सब ने देखा था 1992 में। तो हम इन बातों में ना जाएं, गड़े मुर्दे हम ना उखाड़ें, वो अच्छा नहीं है। देखिए, कुछ चीजें सेटल हो गई हैं इस देश में, उनको सेटल रखने दो, लेकिन जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और अगर दुरुपयोग हो रहा है। राकेश, विनोद जी ये बताइए, क्या कांग्रेस के पास, सोनिया गांधी जी के पास, राहुल गांधी के पास ये ऑप्शन नहीं कि वो कोर्ट में जाके इसको क्वेश करा दें कि मेरे खिलाफ जांच क्यों चल रही है? मैं तो उनका प्रवक्ता हूं नहीं कि कोर्ट में जाके क्वेश करवा लें। नहीं, ऑप्शन तो हो सकता है ना, अब एक्सपर्ट है। ऑप्शन आप बताएं उनको, क्योंकि लगता है कि आपको सारे सवाल ईडी ने बताए हुए हैं कि ये सवाल पूछिए। सर ये तो विनोद जी क्या है, अरे यार, इस छपे हुए सवाल है सर। ये देखो, ऐसा अखबार पढ़ लीजिए, सब सवाल मिल जाते हैं। वी कांट, देखो स्टूडियो में हम लोग किसी केस को डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, हम उसमें इंटेंशन डिस्कस कर सकते हैं, रिएक्शन डिस्कस कर सकते हैं, और जो उसका पॉलिटिकल फॉलोअप है उसको हमको डिस्कस करना चाहिए। तो मैं सर वही तो डिस्कस कर रहा हूँ ना। हमारे पास तो आधारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पर मेरे पास तो कोई कागज मेरे सामने रखे नहीं है भाई। कि मैं नहीं सर एक मिनट, लेकिन जैसे अभी महाराष्ट्र का आपने उदाहरण दिया, तो तत्काल चले गए थे ना सुप्रीम कोर्ट सारे लोग अपनी याचिका लेकर के, तो कोई सजेशन थोड़ी हमने दिया था उनको, लेकिन गए थे वो। तो इस केस में भी क्या उनके पास ये ऑप्शन नहीं है? वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत केसेस थे,
डोंट कंपेयर चीज एंड चॉक, यू नो। नहीं, जो अतुल जी ने कहा कि 2015 में एक्सपंज किया जा चुका है केस, उसी को बिना बना के चले जाए। वो नहीं जा रहे हैं, चलो वो नहीं जा रहे हैं, तो ईडी तो कहो अपना काम तुरंत करे भाई, तेज करे काम। कोई पीएमएलए का जो केस है उसमें मनी ट्रेल होनी चाहिए, उसमें एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, वो कहां है भाई? ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। सर अब आप वही सवाल कर रहे हैं, तो ये मुझे क्या पता है, तो ईडी वाले बताएंगे। नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ईडी जल्दी बताए ना हमको। हाँ, ये पॉइंट आप कैसे, ईडी थोड़ा एक्सपेडाइट करे इस केस को, ईडी इसको एक्सपेडाइट करे, आरोप पत्र लेके आए ताकि उस पे हम लोग बैठ के डिस्कस कर सकें। लेकिन जब आरोप पत्र आएगा तो केस फिर कोर्ट में कमिट हो जाएगा। नहीं, और उसके बाद कोर्ट जो है उस पे चार्जेस फ्रेम करेगी। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि अगर ये इस तरीके का विद्रोह गलत शब्द इस्तेमाल करूं, ये सत्याग्रह या सड़कों पे नहीं उतरते तो हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। देखिए भाई, हमारे पास तो पता ही नहीं कि आरोप क्या है उनके ऊपर, मैं चर्चा कैसे करूं? लेकिन चर्चा इसलिए हो रही है कि इतना ज्यादा अप्रोर कर दिया गया पूरे देश में कि भाई लगता कुछ तो है, क्या अनुमान लगाया जाता है, पता नहीं है कि नहीं है। वी नेवर नो। स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल कर दी आपने चर्चा करके, क्योंकि कांग्रेस तो चाहती थी इस पे चर्चा हो, तो वही तो हो रहा है सर। पक्ष रख सके। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, ये बात सुनिए, देखिए लेट अस नॉट गेट इनटू कि कौन गलत है और कौन रॉन्ग। नहीं, वो हम लोग का काम ही नहीं है। हमारी तो एक ही गुजारिश है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, लेकिन आप इस केस की उम्र जरा छोटी करें प्रदीप जी, और जल्दी से जल्दी इसको कोर्ट में भेजें ताकि कोर्ट इस पर निर्णय ले सके। प्रदीप जी, केस बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सवाल भी आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं समराइज कर देता हूँ जिससे कि आपको जवाब देने में आसानी हो। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मसला है जिस पे इतना बवाल मच रहा है, या फिर इसमें कुछ तकनीकी पहलू हैं जो सामने आने चाहिए? हमको भी नहीं पता कि किस लाइन पे क्वेश्चनिंग हो रही है। हमको तो कह रहे हैं विनोद जी तुमने सारे वो क्वेश्चन पूछे जो ईडी पूछना चाहती है। मुझे नहीं पता सर, वो पता अंदर क्या पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है ये? प्रदीप जी। देखिए नीरज जी, ऐसा है कि ये इसलिए हो रहा है कि एक परिवार को या एक पार्टी के लोगों को, कुछ नेताओं को ऐसा लगता है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हमें कौन हाथ लगाएगा, हमसे कैसे पूछताछ हो सकती है, हमको कौन जांच के लिए बुला सकता है, हम तो किसी जांच में नहीं जा सकते। एक कंसेंसस था इस देश के नेताओं के बीच में, सत्तारूढ़ और विपक्ष, चाहे जो सत्ता में रहा हो जो विपक्ष रहा हो, कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं करें, आपस में एक दूसरे का मामला नहीं खुले। उस कंसेंसस को नरेंद्र मोदी ने आके तोड़ दिया इसलिए जो सामने दिखाई देता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, जिनके पास छिपाने के लिए है उनकी जांच हो रही। अब विनोद जी कह रहे हैं कि इसको एक्सपेडाइट कर दे। 12 साल बाद नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए हैं अभी। किसी ने कहा कि इसको एक्सपेडाइट कर दे सुप्रीम कोर्ट? जांच कब की हो गई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब की हो गई, फैसला कितने दिन सुरक्षित रहा, इस पर कभी चर्चा हुई क्या? तो ये सवाल वहीं उठते हैं जहां सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। हर जांच एजेंसी का काम करने का एक तरीका होता है, उसकी गति होती है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात कही कि हमारे देश में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें प्रोसेस ही सजा है। तो अगर प्रोसेस सजा है तो सबके लिए है। ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों होना चाहिए किसी एक के लिए कि इनका केस जल्दी निपटा दो, बाकी का केस 40 साल चल ले? 5 करोड़ से ज्यादा केसेस की पेंडेंसी है, तो उन लोगों का भी तो कुछ ह्यूमन राइट है, कुछ उनका फंडामेंटल राइट है, उनको भी अधिकार है, उनका भी केस जल्दी निपट जाए। होना सबसे आदर्श स्थिति यह है कि केस जितनी जल्दी, चाहे जिस पर आरोप, सही गलत का फैसला जितनी जल्दी हो सके हो जाए। दूसरी बात, ईडी के दुरुपयोग की अभी तो ये पता नहीं, ये तो जब केस अदालत में जाएगा तो पता चलेगा ईडी का दुरुपयोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है। हो सकता है दुरुपयोग हो रहा हो, मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि दुरुपयोग नहीं हो रहा है, ये भी नहीं कह सकता कि दुरुपयोग हो रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जैसे इस देश के करोड़ों लोग रखते हैं, रोज अदालत के चक्कर लगाते हैं।
यहां तो जिन लोगों पर केस है उनके पास बड़े बड़े वकील हैं, न संसाधन की कमी है, न वकीलों की कमी है। तो इसलिए और इस तरह का अगर समन आता रहेगा, ईडी बुलाता रहेगा, तो उनके लिए तो अभी विनोद जी कह रहे थे जो कांग्रेस चाहती थी वही हो गया कि चर्चा हो रही है। तो वैसे तो महंगाई, बेरोजगारी, सरकार की नाकामी, नीतियों की विफलता, इस पर तो आंदोलन किया नहीं कांग्रेस ने। चलिए इसी पर किया, इस बहाने से चर्चा हो रही है। तो सवाल सिर्फ इतना बहुत है करते रहते हैं, लाभ भी होना चाहिए सही उसका। है या गलत है, उसका फैसला सिर्फ कोर्ट कर सकती है। मैं ये बात कांग्रेस की एक बार तर्क के लिए मानने को तैयार हूं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हो सकता है हो। ये फैसला तो हम आप नहीं कर सकते स्टूडियो में कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या नहीं है। इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। तो अदालत का सामना आपको उसी तरह से करना पड़ेगा जैसे भारत देश का कोई नागरिक करता है। आप सामान्य नागरिक से अगर अपने आप को ऊपर समझते हैं तो आपको एतराज होना चाहिए, जो कि हो रहा है। तो ये जो मानसिकता है कि हमें हाथ नहीं लगाया जा सकता, हमारे खिलाफ जांच नहीं हो सकती, हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। सवाल तमाम है। ये मुकदमा चल रहा है सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर, उनकी शिकायत पर। ईडी तो बाद में आई है, बाकी मामला तो पहले चल रहा है। इनकम टैक्स का भी आपने जिक्र किया, उसको खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है उसको पढ़िए। उन्होंने कहा है कि इसमें आप जो है, अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, अभी संजय जी नाराज हो जाएंगे। अतुल जी, अतुल जी, हाँ जी। तो सवाल ये है कि केस चल रहा है, ईडी मान लीजिए, हम फिर कह रहे हैं, ईडी मान लीजिए बदनीयती से कर रही, मान लीजिए सरकार के इशारे पर कर रही, तो भी आपको इंतजार तो कोर्ट के फैसले का करना ही पड़ेगा। नियतन कर रही है, सही कर रही है तब भी, गलत कर रही है तब भी। जी, इस पॉइंट पे एक बार प्रदीप जी, एक बार विनोद जी इस पॉइंट पे आपको जवाब देंगे कि ये इंटाइटलमेंट है क्या? अतुल जा रहा हूँ आपका कि ये भाई बड़ा केस क्यों फाइल करें? ये हमारे दोस्त जो एंटाइटलमेंट, ये कैच स्लोगन इनका पिलो फ्रेज हो गया है कुछ लोगों का। एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट तो हम आजकल देख रहे हैं, और एंटाइटलमेंट के बेनिफिट्स भी देख रहे हैं। उसमें व्याख्या नहीं करना चाहता मैं। देखिए, बात सुनिए, पावर एंटेल्स एंटाइटलमेंट, और जो सत्तारूढ़ रहा है पहले या आज के दिन, वो सब एंटाइटल फील करते हैं अपने आप को। इसमें दो राय मत रखिए। आज के दिन हमको कुछ लोग देखने में अच्छे लग रहे होंगे और कुछ लोग बुरे लग रहे होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि एक आम आदमी की जो व्यथा है उसको ना वो जानते हैं ना ये जानते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त टीका लगा रहे हैं, तो आप गलत बात कर रहे हैं ना, क्योंकि पैसा तो आप मेरा ही खर्च कर रहे हैं। तो आप मेरे पे एहसान कर रहे हैं ना। मेरी व्यथा को आप उस पे चिंता जाहिर करने के बजाय विनोद जी, ये बात तो फिर जब मनरेगा शुरू की गई थी कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, वो क्या था? वो किसके पैसे से चल रही थी? देखिए, इन पॉलिटिशियंस के ऊपर हम लोग मत लड़े। नहीं, हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, इतना वाद विवाद ना करें। एंटाइटलमेंट जो है वो एवरीबडी फील्स एंटाइटल, जो पावर में आ गया वो एंटाइटल फील करता है, तो और इसलिए उसको टच नहीं करना चाहिए। और रही बात, दूसरी बात सुनिए कि मैं, मोदी जी इतने बरसों के बाद बरी हुए, देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन सच्चाई ये है कि कोर्ट में केस कब कमिट हुआ? हम कह रहे हैं कोर्ट में केस को कमिट कर दो। आपने जो काम करना था उसको पूरा करके आप कोर्ट में प्रस्तुत कर दो, वो चार्जेस फ्रेम करें। देखिए, ये केस जो है ये फ्रेमिंग और चार्जेस स्टेज पर ही डिसाइड हो जाएगा। जब आप अपना ब्यौरा कोर्ट को देंगे और वो जो कोर्ट है वो उसको देखेगी, उसको एनालाइज करेगी, और उस बेसिस पे अगर वो डिसाइड ये करती है कि चार्जेस शुड बी फ्रेम्ड अगेंस्ट द कांग्रेस लीडरशिप, हुएवर वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस। दो तो चले गए, दिवंगत हो गए, अब एक सैम पिट्रोडा है और सोनिया जी हैं और राहुल गांधी है, ये तीन ही है ना, तो इनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे।
जब चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे इसका मतलब कोर्ट भी जो मुतमईन हो गई कि भाई जो ईडी ने काम बड़ा अच्छा किया, कि ईडी ने अपनी चार्जशीट दे दी है हमको। इसमें दिक्कत लेकिन क्या है? ईडी ने तो अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं की भाई। सर एफआईआर नहीं होती मुझे ईडी ये की, बताओ ना, वो ईसीआर करते हैं, अरे उसके बाद चार्जशीट बना के करेंगे। एग्जैक्टली आई एम सेइंग दैट, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। नहीं तो अपनी पूछताछ के बाद ही तो वो चार्जेस फ्रेम करेंगे ना। आज तो कितनी पूछताछ करनी है? अरे अभी तो पहले ही दिन था सोनिया जी के साथ। अरे सोनिया गांधी सर, तो 10-12 दिन और चाहिए, जैसे राहुल गांधी। अरे तो सर एक ये तो आप मतलब कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन कि एक ही दिन में हो जाए सब कुछ। वन थिंग, एन एजेंसी जिसका की मानक गिर चुका है जनता की नजर में, क्योंकि उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ा है जो सत्तारूढ़ नहीं है और जो विरोध में है किसी एक पार्टी विशेष के, नाम नहीं लेना चाहिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसने सिर्फ एक ही लोगों के खिलाफ, एक ही तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और वो लोग उन्होंने पाला बदल लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई रोक दी। क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है? शुड नॉट देयर बी अ कमीशन टू गो? इसमें प्रदीप जी का जवाब है। प्रदीप जी आपका जवाब इस पे, फिर मैं उससे ब्रेक लेना भैया। नहीं बड़ी विनोद जी ने एक तरह से मान लिया कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। वो कह रहे हैं कि और लोगों में भी, और लोगों में भी है, जो भी सत्ता में रहता है या रहा है उसमें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है। तो मैं वही कह रहा हूं, कुछ लोगों में ज्यादा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा जो जन्म हुआ है इस देश पर राज करने के लिए हुआ है। ये जो सेंस है ये आपको दूसरों से अलग बनाता है। फिर आप महसूस करते हैं कि हम आम आदमी नहीं है, आम आदमी पर जो कानून लागू होता है उस पर वो हम पर लागू नहीं होना चाहिए। अब विनोद जी का एतराज है कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जल्दी क्यों नहीं खत्म कर रहा है उसकी मैं फिर कह रहा हूं कि उसकी अपनी हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की अपनी गति होती है, और अगर उसके इस तरह से डिले करने से कांग्रेस को प्रचार मिल रहा है, कांग्रेस का फायदा हो रहा है, तो कांग्रेस को क्यों एतराज होना चाहिए? अगर उसका नुकसान हो रहा है, अगर उसका नुकसान हो रहा है तो जिस दिन फैसला आएगा उस दिन ये सरकार कटघरे में होगी और लोगों के कंधे पर जो लोगों पर मुकदमा चल रहा है वो होंगे। तो भाई सब्र का फल मीठा होता है और सहज पके सो मीठा हो। तो सहज रूप से होने दीजिए जैसे इस देश में होता है। या तो अब विशेष अदालतें बनाइए कि जो है फला परिवार का केस जो है 25 दिन 30 दिन 40 दिन में तय हो, बाकी लोगों का सामान्य गति से चले। इस तरह कानून बना दीजिए, किसी को एतराज नहीं होगा। अतुल जी और त्रिपाठी जी अपनी अपनी बारे में बोलिएगा प्लीज। अतुल जी बताइए आप क्या बात रखना चाह रहे थे? नहीं, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की ये बात करते हैं तो इन्होंने उस परिवार को हरदम बदनाम करने की कोशिश की, वो चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, राहुल जी और अभी सोनिया जी हो। आप मुझे एक बात बताइए कि इंदिरा जी को जेल में किसने डाला था? इन्होंने डाला था। राजीव जी को बदनाम किसने किया था? उसके बाद 14 साल तक इनके पास सत्ता रही लेकिन कोई भी सबूत जो है ला नहीं पाए। 2012 के बाद इन्होंने 2G 3G में कितने आरोप किए, विनोद राय को भी माफ़ी मांगनी पड़ी और जज ने कहा मैं 7 साल बैठा रहा 11 से 7 बजे तक, मुझे पास इतना सा भी सबूत जो है वो चिट्ठा आया नहीं। अभी एंटाइटलमेंट में बताता हूँ आपको क्या है। जैसा बोला पाला बदल दिया तो आपके ऊपर की इंक्वायरी खत्म हो गई। टीडीपी के 4 सांसद है, हमारे यहाँ नारायण राणे जी है जो आज केंद्र में मंत्री है, उनके ऊपर तो सीधा मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल दिखती थी, जैसा विनोद जी ने कहा ट्रेल होना चाहिए, तो ये ट्रेल सारी दिखती थी। लेकिन उधर जाने के बाद एंटाइटलमेंट मिलता है। अभी एंटाइटलमेंट बोल के दिखाया। हमारे यहाँ संजय काका पाटिल है जो सांगली से सांसद है, उन्होंने कहा हमको तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, हमने भी लोन लिया है, शुगर फैक्ट्रीज है हमारी, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम बीजेपी में हैं, हम ईडी से डरते नहीं है। हर्षवर्धन पाटिल जी हमारे पार्टी से उधर गए हैं, उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छी नींद आती है क्योंकि बीजेपी में है हम लोग और हमारे ऊपर कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो है वो आने का सवाल नहीं आता है। दूसरी बात, इन्होंने इतने आरोप किए 70 साल में, ये शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल इनका नहीं मानते होंगे, मोरारजी देसाई का भी नहीं मानते होंगे शायद, और वीपी सिंह जी के साथ सरकार बनाए वो भी नहीं मानते होंगे। तो 70 साल में आरोप किए लेकिन इनको सत्ता मिलने के बाद किसी भी चीज़ का कोई भी सबूत जो है सामने नहीं ला पाए हैं। तो ये टारगेट जो करते हैं, इन्हें पता है कि गांधी फैमिली के साथ इस देश का नाता जुड़ा हुआ है,
उन्होंने बलिदान दिए हैं, वो लोगों ने चुन के दिए इसलिए सत्ता में रहे हैं। मेरी इच्छा है या मेरी मिल्कियत है करके कोई सत्ता में देश में नहीं रह सकता। जब जनता को लगा तो सत्ता के बाहर भी हो गए। तो एंटाइटलमेंट की बात, और एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कांग्रेस में संक्षेप में सर, अगर किसी मंत्री पे किसी पे आरोप होते हैं तो उनका इस्तीफा हो जाता था। आज मुझे बताइए, इतने आरोप है, हमने तो मैं तो नागपुर से हूं, नागपुर में मैंने मेरे बाजू में रहने वाले आज केंद्रीय मंत्री है, चौथे नंबर के बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। वो लैम्ब्रेटा पे देखा है मैंने उनको बचपन में। आज वो कहते हैं मेरे पास 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। क्या ये लोग क्या मनरेगा पे जाके प्रॉपर्टीज कमा रहे हैं क्या? और जो देश का फकीर कहता है मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो 8-8 हजार करोड़ के प्लेन लेता है। इस देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने नहीं लिया इस तरह का। कोई प्रधानमंत्री ने 10 लाख का मेबैक का गॉगल नहीं पहना, क्योंकि जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व जो है वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट समझा रहा हूं मैं नीरज जी। हाँ नहीं, मैं समझ गया सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग उधर जाएंगे ना तो मैं आपको 25 उदाहरण। आखिरी मुद्दा मेरा 10 सेकंड दे दीजिए। आखिरी मुद्दा मेरा क्यों तोड़ रहे हैं? टाइम कम है नीरज जी, आखिरी मुद्दा, टाइम कम, आखिरी मुद्दा मेरा, फिर बोलिए ना, मौका दीजिए ना। आखिरी मुद्दा 10 सेकंड, आखिरी मुद्दा। अभी देखिए ना सोनिया जी ने कहा कि हम ईडी के सामने नहीं जाएंगे, ना राहुल जी ने कहा कि हम ईडी के सामने जाएंगे। 10-10 घंटे बिठाया, शांति से बैठ के उन्होंने हर सवाल के जो है जवाब दिए। नहीं दिए ऐसा नहीं है, लेकिन ये गंभीर मसला कहां हो जाता है? गंभीर मसला कहां हो जाता है? जहां प्रधानमंत्री के साथ नीरव मोदी डावोस में जाता है इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में, और परिवार के साथ देश को लूट के भाग जाता है। मेहुल भाई, मेरे मेहुल भाई देश को लूट के जो है वो बाहर चले जाते हैं। और मल्ल्या आप बहुत आगे निकल जाते हैं में राज्यसभा में बोलता है, अतुल लोंढे जी, आप बहुत आगे निकल जाते हैं। एक बात सुन लीजिए, इंपाउंड नहीं किया उनका पासपोर्ट, और 9 बैग में पैसे भर के वो भाग गया है। और वहां इस बहस में आप जीत नहीं पाएंगे। जब आपके वित्त मंत्री चिदम्बरम जी थे तो फोन बैंकिंग से इस देश पे कितने लाख करोड़ का एनपीए उन्होंने क्रिएट किया था, ये आपको याद है? जाइए संसद की प्रोसीडिंग्स पढ़िए जाके। मैं आपको बताता हूं, आप उसमें बताइए। चलो एनपीए की बात करते हैं। एनपीए की नहीं, अभी छोड़िए, मुझे नहीं सुनना आपसे एनपीए की बात करते हैं। क्योंकि आप मुझे ये मत बताइए कौन से नेता कितना कमा के कितने करोड़ कोठी में रह रहे हैं, ये आप एंटाइटल मानते हैं। लिस्ट गिराऊं? 2004 से 2014 छोड़िए ना, ये सब बातें मत करिए। कितना लोन दिया गया है और 2014 के बाद कितना लोन दिया गया है और कितना एनपीए? भाई साहब, अगर आपको अतुल लोंढे जी सुन लीजिए, बुरा मत मानिएगा, अगर आपको बेसिक इकोनॉमिक्स आती है ना तो 2014 का एनपीए उठाइए और उस पे जब वो रिकवर नहीं हो पा रहा है तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको देख लीजिएगा। आपको बेसिक इकोनॉमिक्स समझ में आ जाए कि लोन कैसे बढ़ता हुआ यहां तक पहुंचा है। आईबीसी कानून बना के जो वसूली की गई है उसको कंपेयर करिए आप। नहीं, गलत जानकारी आप दे रहे हैं। बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं तो आप थोड़ी सुन लूंगा मैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सुनो, कितना एनपीए बढ़ा दिया गया? मैं क्यों सुनूं आपकी बात? ये बोल रहे, आप जाइए पढ़िए जाके प्रोसीडिंग्स पूरी वहां पे। मेरी बात सुनो। नहीं, मैं क्यों सुनूं आपकी बात? आप कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। तो पी चिदम्बरम साहब ने, क्यों आपने बुलाया है मुझे सुनना पड़ेगा आपको। नहीं तो आप कुछ भी बोलेंगे थोड़ी सुनूंगा मैं। मुझे और मेरी बात रखने का आपको मौका देना पड़ेगा। लेकिन आप कोई गलत बात नहीं रख सकते। जो बात सही वो करिए ना, मौका आपको देना पड़ेगा। हर चीज का बिल यहीं पे फाड़ दे रहे हैं आप। सही बात कर रहा हूं ना। नहीं, सही बात में कैसे मालूम सही बात कर रहे हैं आप? आप सुनेंगे इतना कुछ थोड़ी आप चले जा रहे हैं, कुछ भी बोल देंगे आप। रुकिए, आप रुकिए, समय खत्म हो रहा है। त्रिपाठी का चेहरा दिखाइए, ऑडियो डाउन करिए इनका। 2 बार खत लिखा और राकेश त्रिपाठी जी, क्या एनपीए 2004 से? सर बहुत लंबा, आपको बहुत समय दे दिया हमने आपको। इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे। एनपीए की स्टडी कर लीजिए आके पिछले 20 साल की, कब कितना एनपीए बढ़ा है, कैसे बढ़ा है और वो बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचा है और क्यों कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, पढ़िए उसको पहले आप। आवाज से आज जी त्रिपाठी जी, इससे दरख्वास्त करता हूं ये सरकार से कि वो सारा एनपीए दुनिया देश बिल्कुल रखना चाहिए। मैं तो त्रिपाठी जी बैठे इन्हीं से दरख्वास्त कर रहा हूँ। अभी रखो ना, बीजेपी ने रखना। अरे मैं इनके सामने दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सबके सामने रखना चाहिए कि एनपीए 14 में कितना था और वो कैसे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा। बिल्कुल रखना चाहिए। त्रिपाठी जी बोलिए, बात करेंगे संक्षेप में, समय कम है सर, बताइए। देखिए, अभी अतुल जी ने राजधर्म की बात की। मैं आपको याद दिलाऊंगा 1996 में जब जैन बंधु के मामले में हवाला के ने सीबीआई ने एक सीबीआई हवाला मामले में आडवाणी जी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया। आडवाणी जी ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और 1998 तक जब तक वो बेगुनाह साबित नहीं हो गए तब तक वो लोकसभा के बाहर रहे। हिम्मत है आज नेहरू गांधी परिवार में कि आज उन पर आरोप लगा है जमानत पर बाहर है, और हिम्मत है तो आज इस्तीफा दे दे, हिम्मत है तो इस्तीफा दे, जमानत पर बाहर है।
माँ और बेटे उसके बावजूद आकर के बेशर्मी से बचाव करेंगे, सड़कों पर आकर के आंदोलन करेंगे। मैं आज अधीर रंजन चौधरी जी आज बयान क्या देते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि अरे भाई सुना करो तुम लोंडे, भाई आप बिल्कुल ये लड़कपन की बात मत करो भाई, आप डिबेट करने बैठे हो, लड़कपन जैसी बातें करते हो, ये तू मैं मत करा करो भाई। आप अपने तर्क कर रहे हो, मैं चुपचाप सुन रहा था ना। अतुल लोंडे जी कुछ भी बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे, आपको उसको सुनना चाहिए। आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। अतुल जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। तो व्यक्तिगत मत जाइए। जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे। ये कांग्रेसी संस्कार मत दिखाया करिए आकर के टीवी पर। अभी देखिए प्रदीप जी और विनोद जी कैसे आराम से बात कर रहे थे। एक 1057 शेयर धारक थे जब यंग इंडियन को ट्रांसफर करने का काम किया है। 1057 शेयर धारक थे उस समय, और 1057 शेयर धारकों में मार्कंडे काटजू भी थे, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस, और उसमें शांति भूषण जी भी थे, वरिष्ठ वकील। और इन दोनों लोगों ने बयान दिया है कि भाई हमको, मुझे बिना बताए ही, हम शेयर धारकों को बिना जानकारी दिए ही इसका ट्रांसफर कर देने का काम किया गया है। क्या इस बात का कोई जवाब कांग्रेस पार्टी दे सकती है? देखिए सच्चाई यह है कि वो कांग्रेस पार्टी जो ये दावा करती थी कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन में शामिल थे, वो नेशनल हेराल्ड जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले गठित किया गया था आजादी के आंदोलन में शरीक करने के लिए, आज उसकी क्या गति लाकर बनाकर रखती है? आप परिवार को बचाने के लिए आज आंदोलन कर रहे हैं। आज सोनिया जी को ईडी के सामने पेश न किया जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर आंदोलन कर रही है। ये राजनीतिक शुचिता को लेकर के कहां लाकर ताक पर रख दिया है आपने। ये देश की आने वाली पीढ़ियां भी इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी से मांगेंगी कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार कर देने का काम किया है। और आज अधीर रंजन चौधरी जी तर्क क्या दे रहे हैं? क्या हास्यास्पद तर्क है कि जिस पार्टी ने 54 साल तक शासन किया है, जो परिवार 54 साल तक सत्ता में रहा है, वो केवल महज 90 करोड़ की चोरी करेगा? ये बात कोई मान सकता है? ये किस प्रकार के हास्यास्पद तर्क रख रहे हैं? इनके विधायक एक आकर के कर्नाटक के कहते हैं कि आप इंदिरा जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, राजीव जी ने हम लोग को 3-4 पीढ़ियों की व्यवस्था कराई है, इसलिए हर कांग्रेसी का धर्म है कि हम सड़क पर उतरे। ये किस प्रकार के तर्कों के साथ आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर रही है? मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक जमात के लिए अपने आप में शर्मनाक है। आप भी रुकिए सर, आप भी रुकिए, सामना करिए, लंबा जो भी तर्क है आपके वो रखिए ना कोर्ट में जाकर के। रुकिए सर, मैं वो जो कर्नाटक वाला उदाहरण दे रहे हैं, सब इंडिविजुअल को हम लोग यहाँ लेके नहीं आते। उन्होंने लगी जो बात कही बड़ी अजीब सी है, लेकिन खैर वो मैं नहीं लगता कि वो बहुत रिलेवेंट बात कही उन्होंने। विनोद जी और प्रदीप जी, सर आप लोगों का समय है, कोशिश करिए कि एक मिनट में अपनी बात को समअप करें। सर विनोद जी पहले आप। नहीं, मैंने तो सीधी बात कही, ये पॉलिटिकल बैटल है और इसमें ईडी जो है वो साइड शो है। ये लड़ाई पॉलिटिकल है। ईडी तो वैसे ही कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के घूम रहा है। ईडी ने चार्जशीट जो भरे डालेगा, जब उसको सीरियसली लेंगे हम, जब वो एफआईआर रजिस्टर करेगा और उसके बाद चार्जशीट डालेगा, देन आई विल डिस्कस ईडी। इसमें तो साइड शो है ईडी, ये पॉलिटिकल खेल है सारा। और ये अच्छा, बीजेपी के पास ये नुक्ता है, वो एम्बैरस कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और जब उनके शीर्ष नेतृत्व पे ईडी हाथ डालता है तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोनों अपने हिसाब से अपने मफाद में काम कर रहे हैं। इसमें कोई, देखिए ये जो भी वॉयलेशन भी है अगर कोई तो एक बड़े टेक्निकल नेचर की वॉयलेशन है ये। और इसमें देखो, जैसे कि वो जो 2G का केस था, उसमें जस्टिस कपाड़िया जो कि अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हैं, उनसे मैंने एक बार पूछा था, शायद आपके प्रोग्राम में एक बार पहले भी बोला था मैंने, कि मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो लॉस होता है क्या वो नोशनल हो सकता है? ही सेज नो, द लॉस कैन नेवर बी नोशनल, इट हैज टू बी रियल। तो सारी जो सीएजी रिपोर्ट 2G पे थी वो नोशनल लॉस के बेसिस पे थी। तो देखिए, बात सुनिए, राजनीति में बड़ी चीजें हो जाती है। आप तो एक बड़े इकोनॉमिक चैनल में बैठे हुए हो, बिजनेस चैनल में बैठे हो, आप जानते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी कि कपाड़िया साहब ने क्या बोला और मैंने क्यों पूछा उनको। जी सर। अच्छा, आपने एक बात कही, मैं इसको रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही मन में मेरा आ रहा था, मैं बोल रहा हूँ। आपने कहा कि नोशनल लॉस, जैसे जो कृषि कानून में जो एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वो लोग कहना A2 A3 कुछ कि हमको उसके आधार पे कंपनसेट करना चाहिए, उसमें एक क्लॉज है कि हमारी लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमको मिलनी चाहिए, उस कॉस्ट में उसको जोड़ा जाना चाहिए। वो भी एक नोशनल गेन है जो हो सकता है। अभी नोशनल लॉस नहीं हो सकता, नोशनल गेन कैसे हो सकता है, लेकिन उसको जोड़ा गया है। देखिए, ये अनरिलेटेड सब दूर निकल जाएंगे। लॉस कभी भी, देखिए, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है एंड यू बेटर लर्न दैट। नहीं, वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पे सर, लॉस कैन नॉट बी नोशनल, प्रॉफिट कैन बी नोशनल।
नहीं That is the प्रॉफिट principal नोशनल कैसे हो accountancy. सकता है? मैं अकाउंटेंट नहीं हूं। नहीं, मैं भी आप नहीं हूं जाके सर, मैं पता तो लगा ऐसे ही लीजिए, बोल इसमें रहा बहस नहीं था करते। सर। देखिए उसके बाद जो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं मेरिट पे, केस सॉल्व हो गया है, वो लोग बरी हो गए होंगे, लेकिन उसके बाद जो स्पेक्ट्रम बेचा गया उससे कितना पैसा वसूला गया है ये भी देश के सामने है। उसमें क्या सबके हालत हुई सामने है। हमारे स्पेक्ट्रम सेक्टर की क्या हालत है आज के दिन? सर, और जो क्या हालत equity है? आप बात कर रहे थे डेट और इक्विटी की, हाँ। वो सरकार दया कर रही है एक कंपनी पे, वो ताकि जिंदा रहे। इसलिए कर रही है क्योंकि वो मजबूरी है। आप सिस्टम से यही तो प्लेयर कह रहा को हूं। नहीं सर, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये इकोनॉमिक इशू है, इस पे आप मेरे से बहस कर सकते हैं। कंपेयर नहीं कर रहा। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक प्लेयर को एट रैंडम बंद नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत सिस्टमिक दिक्कतें हो जाएंगी। आई एम नॉट कंपेयरिंग विद नेशनल हेराल्ड। और ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, जो पैसा लगाएगा, नई टेक्नोलॉजी लाएगा, वही रन कर पाएगा। अरे भैया देखो, जिनका आप उदाहरण दे रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। आपने स्पेक्ट्रम बहुत बड़े ऊंचे दामों पे बेचा, हाँ। उसका एक कारण ये है जी, ये कह रहा हूं मैं। उसका एक कारण ये नहीं है सर, उसका एक कारण ये है कि लोगों ने कंपनी अपने आप actually को बैठी रही अपग्रेड है। नहीं किया सर, अपने आप को। चलिए, अभी okay, देखिए इसमें बहस 5G, होगी। अभी 5G बिकने वाला ना, बहुत महंगा बिकेगा, देखिए लेंगे कि नहीं लेंगे। जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने भी लेने के लिए कहा है, उन्होंने भी लेने के लिए कहा, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने शुरू में कह दिया कि हमें उतना पैसा नहीं मिलेगा। सर समय ऑलरेडी कह रही है। समय सब समाप्त हो गया। प्रदीप जी मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा मैं हूं। माफी चाहता हूँ प्रदीप से। आई डिडंट लेट हिम स्पीक। नहीं कोई बात नहीं सर, हम लोग दोबारा कभी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। एक अच्छी चर्चा हुई, पॉइंट्स रखे गए और चीज़ों को समझने की कोशिश की गई कि दरअसल मसला क्या है। तो उसमें कई सारे पॉइंट निकल गया। मुझे उम्मीद है कि जितने लोग इसको सुन रहे होंगे उनको कुछ नई चीज़ सीखने को इसमें मिली होगी कि दरअसल ये मसला है क्या। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सिंह की आवाज़।